तरंग सिद्धांत की विफलता। हम लोग अब इस टॉपिक में ये देखेंगे कि तरंग जो सिद्धांत था यानी वेव प्रिंसिपल जो था, यानी प्रकाश को जिसमें वेव माना गया था वो क्यों फेलियर हो गया और क्या क्या रीजन थे, किन चीज़ की वो व्याख्या नहीं कर सका, जिससे हमने ये माना कि तरंग सिद्धांत जो है इन कारणों पर विफल हो जाता है। ठीक है, प्रकाश को फिर आप तरंग नहीं मान पाओगे, अगर मानोगे तो ये आपके साथ समस्या रहेंगी, मतलब अभी भी इनका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे तरंग सिद्धांत, पहला पॉइंट जो हम बात करें कि कहाँ पर विफल हो गया, तो आप जानते हो तरंग, अगर प्रकाश को ये माना जाए कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा कि प्रकाश तरंग के रूप में चूंकि चल रहा है तो तीव्रता बढ़ाने से आयाम बढ़ जाएगा, और आयाम बढ़ने से फिर क्या होगा, तरंगों की जो संचित ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। तरंगों की संचित ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जिस धातु पर वो डाला जाएगा वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ऊर्जा ट्रांसफ़र करेगा, और जब ज़्यादा ऊर्जा ट्रांसफ़र करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से ऊर्जित मतलब निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होनी चाहिए। ऐसा होगा, बिल्कुल भी होगा, अगर हम वेव को वो मतलब प्रकाश को ये मानते हैं कि वेव के फॉर्म में चल रहा है। लेकिन प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो मतलब जो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उत्सर्जित वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती है ना। तो यहाँ से ये एक तथ्य गलत हो जाता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अगर चलता होता तो वो अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते तो इस कारण जो है आयाम बढ़ जाता, आयाम बढ़ने से तरंग की संचरित ऊर्जा बढ़ जाती, फिर वो प्रकाश जो है आपतित होता जिस धातु पर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा ऊर्जा देता, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करता है आपकी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक, दूसरी चीज़ है कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता तो प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी होती, बस हमको ज़रूरत होती कि वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दे दे जिससे इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित हो जाए, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा दे दे जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाए। लेकिन प्रयोगों में मतलब देखा गया कि जो भी जैसे ही प्रकाश मतलब आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, आवृत्ति के मान पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अगर जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता तो उस स्थिति में हमें जो है केवल और केवल आवृत्ति से कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। आवृत्ति चाहे कुछ भी होती, हमको जो है केवल न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती। हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा अगर हमको प्राप्त हो जा रही है तरंग से तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन देखा गया प्रयोगों में क्या देखा गया कि यदि जो आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो ये दूसरा फेलियर था। और उसके बाद में जो है तीसरा आपका क्या हो जाएगा, समय पश्चात। समय पश्चात यानी टाइम लैग्स होता है। कहने का मतलब अगर हम ये मानते हैं कि वेव जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में अगर प्रोपोगेट होती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे ही हम मतलब इलेक्ट्रॉनों पर किसी धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित करवाएंगे तो क्या होगा कि चूंकि वेव में एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। अब वो जो है जब अगर वेव के फॉर्म में मान लेते हैं ना, तो वो जो एनर्जी आपकी यहाँ से वेव के फॉर्म में आएगी वो किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी, वो जितने क्षेत्र पर आपका जितने क्षेत्र पर प्रकाश आपतित हो रहा है वहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों को, पूरे इलेक्ट्रॉनों को बराबर रूप से मिलेगी। अब जो मतलब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबको बराबर रूप से यदि मिलेगी तो एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिलता, सारा एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिल जाता तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता। लेकिन समस्या क्या होती है कि जितना क्षेत्र आपका प्रकाशित है, मतलब जितने क्षेत्र पर आपने लाइट डाला हुआ है, धातु की सतह पर जितने क्षेत्र पर आपने लाइट डाला हुआ है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलता है, वो एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
और जब सारी एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्यों ये धातु की सतह को छोड़ने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी उसको प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा। कुछ समय का मतलब ये कुछ घंटे लग सकते हैं। मतलब कि आप प्रकाश गिरा रहे हो और 1 घंटा तक, 1 घंटे के बाद में जो है वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन प्रयोग ये होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि जैसे ही आप उचित फ्रीक्वेंसी का लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो नियर अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड, यानी बहुत कम समय में, अब आप समझ सकते हैं कितना कम समय है, तो इतने कम समय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत शुरू हो जाता है, घंटों का हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हम ये 3 पॉइंट से डिस्कस जो हमने किया उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश को तरंग मानना उचित नहीं है, अथवा ये तीनों के स्पष्टीकरण होने चाहिए। ठीक है।